हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम थर्ड पार्ट देखेंगे कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट का, जिसका अंदर हम पढ़ेंगे पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच और उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में उसको भी हम सॉल्व करेंगे आज, जिससे कि पूरा जो भी फॉर्मूला रहेगा वो कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लाई किया जाता है वो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे हमारे पास गेट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरी पार्ट भी कवर कर लेते हैं इसका और न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि द पीस वाइज linear contrast test is used when we have an image histogram belonging to bimodal or trimodal distribution, not to the Gaussian distribution। जैसे कि हमने पहली दो टेक्निक में क्या है, Gaussian distribution के लिए देखा था, मिनिमम मैक्सिमम जो कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट था। उसके बाद ये जो पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट टेस्ट है, ये टेक्निक तब यूज की जाती है हमारे पास जब हिस्टोग्राम क्या है, बाई मॉडल हो या फिर हमारे पास ट्राई मॉडल हो। ठीक है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। In this stage, numerous linear enhancement functions are used for enhancing the brightness ranges in the modes of the histogram. It also involves the setting of the series of small minimum maximum stretches with a single histogram। तो जैसे एक हिस्टोग्राम होगा हमारे पास, ठीक है, तो जिस रेंज में रहेगा उसके स्लोप के हिसाब से हम क्या है, इसके जो मिनिमम मैक्सिमम स्ट्रेच है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रेचेज हो गई है हमारे पास। ठीक है, इसका यूज करके हम सिंगल हिस्टोग्राम में से उस पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करते हैं, जिससे कि जो इमेज की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। तो नाम से पता चल रहा है पीस वाइज हम इसमें स्ट्रेचिंग करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ मोर यूजफुल टू एनहेंस एनी टिपिकल फीचर्स इन द इमेज। द फॉलोइंग स्टेप्स आर अंडरटेकन वाइल डूइंग पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच ऑन एन इमेज। तो स्टेप्स क्या क्या फॉलो किए जाते हैं वो देख लेते हैं। कि व्यू द रॉ इमेज टू बी कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच। सबसे पहले हमारे पास रॉ इमेज अवेलेबल रहेगी। डिस्प्ले ऑफ द हिस्टोग्राम ऑफ द रॉ इमेज, और इसमें ये जो ग्रे कलर का है ये क्या है, बाई मॉडल हो गया। तो ये जो ग्रे कलर का हिस्टोग्राम है वो बाई मॉडलर है इस केस में। तो उसके हिस्टोग्राम को हम देखेंगे। तो हमारे पास एक रॉ इमेज हो गई और उसका हिस्टोग्राम, ये दो चीज़ हमारे पास इनपुट में रहती है। फिर क्या है, सुपर इम्पोज हिस्टोग्राम विद एन इनपुट आउटपुट लाइन। दिस लाइन विल बी विजिबल इन द डिस्प्ले एज ए लाइन डेट रन्स डायगोनली फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू द अपर राइट। तो जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इस इमेज के अंदर जो भी हिस्टोग्राम का रहता है, ठीक है, ये डायगोनली क्या लाइन रहेगी, डायगोनली लाइन रहेगी। ठीक है, इसका फिर हम इसको इंक्रीज करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड इस टाइप से। तो जो इनपुट आउटपुट लाइन रहती है वो विजिबल रहती है। ठीक है, और डिस्प्ले होती है हमारे पास डायगोनली फ्रॉम द लोअर लेफ्ट से लेके अपर राइट तक। तो फाइनली इंटरएक्टिवली एडजस्ट द लेंथ एंड स्लोप ऑफ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रास्ट स्टेज अलोंग द लाइन। तो ये क्या टेक्निक यूज की जाती है, मतलब उस हिसाब से इसको अप और डाउन करके इसका एनहेंसमेंट किया जाता है। पर इसका हम क्या करेंगे, फिगर के साथ देखेंगे, और जो फॉर्मूला रहता है वो कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे स्लोप की बात की, स्लोप ऑफ एन। ठीक है, तो ये हर एक हिस्टोग्राम का जो कॉन्ट्रास्ट रहता है, ठीक है, जो लीनियर स्ट्रेच रहता है उसके स्लोप के बेसिस पे हम इसको पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट के बाद जो इमेज इंप्रूवमेंट रहता है वो आप देख सकते हो। इस इमेज से हमारे पास ये एनहेंसमेंट रहा है, पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट किया हुआ है। तो इस स्लोप का यूज करेंगे, अभी फॉर्मूले से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस फिगर में देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, ओरिजिनल इमेज है ए, दूसरा हमारे पास एनहेंस्ड इमेज है, और पीस वाइज लीनियर फंक्शन जो यूज किया गया है उसमें ओरिजिनल हिस्टोग्राम इन ग्रे कलर और मॉडिफाइड हिस्टोग्राम इन येलो कलर। तो मॉडिफाइड हिस्टोग्राम हमारे पास क्या येलो कलर है, तो ब्राइटनेस हम देख सकते हैं और उसकी विजिबिलिटी भी देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल इमेज है और एनहेंस्ड इमेज है कितना ज़्यादा इंटरप्रिटेबिलिटी है, विजुअल इंटरप्रिटेबिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट किया है। ठीक है, तो इसका जो भी फॉर्मूला रहता है कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस होता है। द प्रिंसिपल एडवांटेज ऑफ पीस वाइज लीनियर फंक्शंस ओवर द अदर टाइप्स ऑफ फंक्शंस इज दैट द फॉर्म ऑफ पीस वाइज फंक्शंस कैन बी आर्बिट्रेरली कॉम्प्लेक्स। तो इसमें देखिए, जैसे मैं उसकी बात कर रहा था, तो इनपुट आउटपुट की जो लेवल्स है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्या रहेगा, वो पीस वाइज के बेसिस पे हम उसको करते हैं। तो ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको गिवन रहेगा, जैसे कि ये जो इनपुट आउटपुट इंटेंसिटी लेवल है क्या रहेगा, R1 S1 R2 S2। ठीक है, तो ये भी हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें R1 S1 क्या रहेगा। ये जो TR है मतलब कि हमारे पास जो स्लोप रहेगा इस लाइन का, और जो इनपुट वैल्यू हमारे पास इस लीनियर फंक्शन के अंदर लाई करेंगी उसको हम R1 S1 का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर रहेगा तो इसके स्लोप को यूज करेंगे,
और R1 S1 R2 S2 वैल्यू यूज करेंगे। तो ये सारी क्या इस लीनियर फंक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है आर्बिट्रली कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके लिए वैल्यूएबल है। The principal disadvantage of piecewise function is that their specification requires considerably more user input। तो इसके अंदर इनपुट वैल्यू के हमारे पास जो इनपुट डेटा प्रोवाइड करना होता है वो थोड़ा ज़्यादा करना होता है, इसलिए ये जो डिसएडवांटेजेस भी रखती है ये टेक्निक। कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं? लो कॉन्ट्रास्ट इमेज कैन रिजल्ट फ्रॉम पुअर इल्यूमिनेशन, लैक ऑफ डायनेमिक रेंज इन द इमेजिंग सेंसर और इवन द रॉन्ग सेटिंग ऑफ अ लेंस अपर्चर ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन। तो ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेजेज हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से अवेलेबल रहती है, ऐसे पुअर इल्यूमिनेशन हो गया, ठीक है। डायनेमिक रेंज जो इमेजिंग सेंसर की रहती है वो लैक होती है। उसके अलावा हमारे पास जो लेंस का अपर्चर है उसको सही से सेट नहीं किया जाता है जब भी हम इमेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या लो कॉन्ट्रास्ट इमेज हमें प्रोवाइड करते हैं। वैसे ये चीज़ हमने थ्योरी पार्ट में देखा हुआ था कि किस किस फैक्टर की वजह से होता है। Contrast stretching is a process that expands the range of intensity levels in an image so that it spans the full intensity range of the recording medium और display device। तो ये चीज़ हमें पता है कि कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट का मतलब क्या है कि जो भी रेंज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे 8 बिट की इमेज है तो 0 से 255 रेंज अवेलेबल है, बट जो ओरिजिनल इमेज रॉ इमेज हमारे पास अवेलेबल है, जो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज रहती है वो मान लीजिए हमारे पास कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मान लीजिए 69 से लेके 192 तक ही अवेलेबल है। तो मतलब पूरी रेंज को वो यूज़ नहीं करती है इमेज, बट जब हम एनहेंसमेंट करते हैं तो फुल रेंज को यूज करते हैं इमेज की, ठीक है। और रेशो भी हमने देखा था कॉन्ट्रास्ट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज़्यादा आती है तो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज हम क्रिएट करते हैं, विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अब इस फिगर में हम देख सकते हैं कि शोज ए टिपिकल ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड फॉर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग। द लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स R1 S1 R2 S2 कंट्रोल द शेप ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन। तो ये जो R1 S1 है इनपुट हो गया हमारे पास, R1 वैल्यू पे S1 मिल रहा है, R2 पे क्या है हमारे पास S2 मिल रहा है आउटपुट, ठीक है। तो ये इनपुट वैल्यू है R और हमारे पास आउटपुट लेवल है S। तो ये कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के बाद है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को पूरे शेप को हमारे पास कंसिडर किया जाता है। इस रेंज में हमारे पास इस स्लोप से ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। नेक्स्ट स्ट्रेच में जो पीस वाइज है मतलब नेक्स्ट स्ट्रेच में इस स्लोप से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रहता है और स्टार्टिंग में इस स्लोप से ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। तो इसका जब N1 N2 जब हम कैलकुलेट करेंगे, जिस रेंज में हमारे पास इनपुट वैल्यू रहेगी उस रेंज के हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे S की वैल्यू, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी इनपुट R3 है और उसका हम S3 कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है वो भी अभी हम देखेंगे। पहले हम इस पार्ट को समझ रहे हैं और जब हम इसको अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इफ़ R1 इज इक्वल टू S1 एंड R2 इज इक्वल टू S2 द ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लीनियर फंक्शन दैट प्रोड्यूसेस नो चेंजेस इन इंटेंसिटी लेवल्स। क्योंकि हमारे पास इनपुट और आउटपुट लेवल क्या सेम मिल रहा है, R1 इनपुट है तो S1 ही हमारे पास क्या R1 के बराबर है, मतलब इनपुट आउटपुट सेम है तो कोई चेंज नहीं रहेगा हमारे पास, ठीक है। सिमिलरली अगर R2 S2 प्रोवाइड कर रहा है इसका मतलब कोई चेंज नहीं है इंटेंसिटी लेवल में। इफ़ R1 इज इक्वल टू R2 S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 इज इक्वल टू L-1। तो अगर एक केस अगर हमारे पास ऐसा बनता है कि R1 की वैल्यू जो है वो R2 के बराबर और S1 इज इक्वल टू 0, तो S1 जब 0 आएगा हमारे पास क्या है, R1 की वैल्यू ये अवेलेबल है तो S1 0 हमारे पास प्रोवाइड हो रहा है तो R1 ही हो गया। और R2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इक्वल है, मतलब ये लीनियर फंक्शन में रहेगा सेम। अगर हम इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं तो R1 R2 की वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। और उससे हमारे पास S2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, L-1। तो अगर ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ अवेलेबल है इनपुट और आउटपुट का कि ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, R1 पे S1 की वैल्यू 0 है और S2 की वैल्यू कितनी है, L-1 प्रोवाइड हो रही है। तो ये जो फिगर बनेगा हमारे पास, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो क्या रहेगा, थ्रेशोल्डिंग फंक्शन रहेगा दैट क्रिएट्स ए बाइनरी इमेज। तो अगर हमारे पास ऐसा अवेलेबल है ट्रांसफॉर्मेशन तो इससे क्या जो इमेज क्रिएट होगी हमारे पास आउटपुट वाली वो बाइनरी इमेज क्रिएट होगी और इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम, थ्रेशोल्डिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, ठीक है, डिफरेंट स्लोप्स पे अवेलेबल है।
तो इंटरमीडिएट वैल्यू जो रहेंगी R1 S1 R2 S2 के बीच में, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू रहेगी प्रोड्यूस वेरियस डिग्री ऑफ स्प्रेड इन द इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ द आउटपुट इमेज दस अफेक्टिंग इट्स कॉन्ट्रास्ट। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू हमारे पास इनपुट रहेगी, ठीक है, वो क्या डिफरेंट आउटपुट वैल्यू प्रोवाइड करेगी उसके रेस्पेक्ट में, तो इससे क्या कॉन्ट्रास्ट हमारे पास इंक्रीज होता है। इन जनरल R1 इज लेस देन R2 एंड S1 इज लेस देन S2 इक्वल टू, हमारे पास ये एज्यूम किया जाता है कि R1 जो है वो R2 से कम है, ठीक है, या इक्वल टू हो सकता है, और S1 जो है वो S2 से कम ही हमारे पास अवेलेबल रहेगा, जो कि इक्वल टू भी हो सकता है। इज एज्यूम सो दैट द फंक्शन इज सिंगल वैल्यूड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। दिस कंडीशन प्रिजर्व्स द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी लेवल, thus preventing the creation of intensity artifacts in the processed image। तो बेसिकली यही जो फिगर है, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है कि R1 को कम माना जाता है, R2 से इक्वल टू रह सकता है, और S1 और S2 की वैल्यू भी कम और इक्वल हो सकती है S1 की वैल्यू, ठीक है। जो इंटरमीडिएट वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और उससे हमारे पास कॉन्ट्रास्ट जो ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी लेवल है वो प्रिजर्व हो जाता है और मोनोटोनिकली इंक्रीज होता है। तो यही हमारे पास बेसिक जो फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्रिएट करता है जनरली, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल पूछा गया था और उसको हम सॉल्व करेंगे अभी, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले और थ्योरी पार्ट है जो कि हमारे पास क्या कॉमनली यूज पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उनको देख लेते हैं। Piecewise linear transformation is type of gray level transformation that is used for image enhancement. It is a spatial domain method. It is used for manipulation of an image so that the result is more suitable than the original for a specific application. Some commonly used piecewise linear transformation कौन से हैं? Contrast stretching, intensity level slicing and bit plane slicing, ठीक है। तीनों को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग का देखते हैं, जो कि फॉर्मूला में बता रहा था कैसे किया जाता है उसको, और फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद उसका एग्जाम्पल के अंदर एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ग्रे लेवल एंड लो ग्रे लेवल ऑफ एन इमेज। तो ये चीज़ तो हमें पता है ऑलरेडी कि जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो क्या रेशियो होता है हमारे पास हाई ग्रे लेवल का डिवाइडेड बाय द लो ग्रे लेवल, जो भी किसी भी एक इमेज के अंदर किसी पिक्सल वैल्यू का अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो जो लो कॉन्ट्रास्ट इमेज रहती हैं वो पुअर इल्यूमिनेशन की वजह से, लैक ऑफ डायनेमिक रेंज इन इमेज सेंसिंग की वजह से, या फिर रॉन्ग सेटिंग ऑफ लेंस अपर्चर की वजह से, जो कि इमेज एक्विजिशन के टाइम ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसकी वजह से हमारे पास कम रेंज के अंदर जो है इमेज क्रिएट की जाती है। इट एक्सपेंड्स द रेंज ऑफ इंटेंसिटी लेवल्स इन एन इमेज सो दैट इट स्पेंस द फुल इंटेंसिटी रेंज ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस। द कॉन्ट्रास्ट कैन बी स्ट्रेच्ड बाय मेकिंग डार्कर पोर्शन मोर डार्कर एंड ब्राइटर पोर्शन मोर ब्राइटर। तो ये चीज़ तो हमें ऑलरेडी पड़ी हुई है कि जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो जो भी हमारे पास इंटेंसिटी लेवल रहता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था 59 से 122 के बीच में हमारे पास लो कॉन्ट्रास्ट इमेज अवेलेबल है, लेकिन फुल रेंज हमारे पास 0 से 255 है 0 बिट इमेज का। तो हम इस पूरी फुल इमेज की बिट को यूज करते हैं, फुल रेंज को, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या लोअर को जो डार्कर रहता है उसको और डार्क कर देते हैं, और जो ब्राइटर होता है उसको और ब्राइटर करते हैं, जिससे कि जो स्ट्रेचिंग है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग वो इंक्रीज हो जाए और विजुअल इंटरप्रेटेबिलिटी जो है हमारे पास विजुअली इमेज का इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसी के एप्लीकेशन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, आर की वैल्यू मैंने आपको बताया था इनपुट है, R1 पे हमें S1 मिल रहा है और R2 पे S2 मिल रहा है। अब बीच में हमारे पास क्या इमेज रहेगी, ठीक है, वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। एक ये स्लोप है हमारे पास, एक ये स्लोप है, एक ये स्लोप है, 3 स्लोप है। ये स्लोप L हो गया, ये स्लोप M हो गया, ये स्लोप N हो गया हमारे पास, ठीक है। तीनों डिफरेंट स्लोप रहेगा, और हमें पता है स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्लोप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो y2 माइनस वाई अपॉन में x2 माइनस x1 से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो m की वैल्यू तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, y मतलब S2 माइनस S1 अपॉन में R2 माइनस R1 हो गया, ठीक है। तो ये y को आप s से रिप्लेस कर दो और x को r से रिप्लेस कर दो, इससे आप m कैलकुलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग और लास्ट वाला भी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए लीनियर है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया S1 हो गया, और बेस हमारे पास कितना है ए की वैल्यू हो गई 0 से ए तक के बीच में, ठीक है। तो ये आपका बेस हो गया। तो S1 अपॉन में ए करोगे तो आपको L जो स्लोप है वो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सिंपल स्लोप कैलकुलेट करना है इस लीनियर स्ट्रेच का। तो जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब हमारे पास
स्टार्टिंग क्या थी कि जो बीच की इंटरमीडिएट वैल्यूज़ रहेंगी उसका आउटपुट वैल्यू क्या रहेगा पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट में वो कैलकुलेट करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो इनपुट वैल्यू है वो कौन सी रेंज में लाई करती है, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनल ग्रे लेवल है 0 से 255 में, ठीक है। और ए और बी पे वी और डब्ल्यू हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। और जो हमने थ्रेशोल्ड देखा था यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारे पास अगर R1 R2 के बराबर है तो S1 हमारे पास 0 हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या है L-1 मतलब 255 हो जाएगा। टोटल रेंज 256 है L की वैल्यू, तो L-1 255 हो जाएगा। वो थ्रेशोल्ड है। और आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बट हम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन कौन सा है हमारे पास इस बेसिस पर देख रहे हैं कि आउटपुट वैल्यू का आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो रेंज रहेगी अवेलेबल, सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते। अगर 0 से a के बीच में हमारे पास कोई भी इनपुट वैल्यू है तो आउटपुट वैल्यू क्या है, उसके रेस्पेक्ट में जो भी स्लोप रहेगा L इंटू का R हमारे पास जो भी वैल्यू रहेगी, ठीक है। R की वैल्यू 0 से a के बीच में जो भी आपकी इनपुट वैल्यू रहेगी उसको स्लोप से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आउटपुट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये कहाँ तक चलेगा, आपका R1 तक के केस में चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या R1 से या फिर आपकी जो वैल्यू a है इससे कम है, हमारे पास 0 से a के रेंज के अंदर है। अब दूसरा जो हमारे पास रेंज है वो है हमारे पास A टू B, जिसका स्लोप हमारे पास क्या M अवेलेबल है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि इसमें जो स्लोप और इनटू का R माइनस ए, मतलब जो आपकी इनपुट वैल्यू होगी A और B के बीच में, तो उससे मिनिमम वाली वैल्यू आपको माइनस करनी है, तो R माइनस ए, और प्लस का जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू थी मिनिमम वाले की R1 की, वो है V प्लस उसमें करना है। तो बेसिकली ये आपका जो है आइडियल फार्मूला होता है, बट मैं आपको डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे समझा रहा था कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि गेट एग्जाम में जो है फॉर्मूले से ज़्यादा आपको वैल्यू कैलकुलेट करने पे फोकस करना है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाती है वो मैं आपको बता रहा था कि स्लोप लिया और आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो ए और बी के बीच में लाई करेगी, ठीक है, आर की वैल्यू। तो उसमें से मिनिमम वैल्यू जो है ए, उसको माइनस किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस का जो आउटपुट वैल्यू आई थी ए के ऊपर या R1 के ऊपर, ठीक है, ए के ऊपर कितनी है V है हमारे पास, उसको ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर आप थर्ड केस देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अब अगर आप थर्ड केस में बात करोगे तो देखिए N हो गया स्लोप इनटू का R माइनस का मिनिमम वैल्यू कितनी है B, और 0 255 के बीच में लाई करेगी, मतलब L-1 हो गया 255। L हमारे पास क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल 256 से जा सकता है 8 बिट के अंदर, इसलिए L-1 क्या 255 वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो B से लेके L-1 मतलब इस रेंज में अवेलेबल है, जो कि थर्ड स्लोप है। उस स्लोप को कंसिडर किया, और R जो वैल्यू रहेगी माइनस का मिनिमम वैल्यू कितनी है इस रेंज की B है, ठीक है। और प्लस का इस B पे हमारे पास कितना है W अवेलेबल था आउटपुट वैल्यू, तो प्लस का W कर दिया। तो इसी तरीके से हमारे पास 3 स्लोप में हम इस रेंज को जो भी हमारे पास S की वैल्यू रहेगी आउटपुट वैल्यू रहेगी उसको कैलकुलेट किया जाता है पीस वाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब हम अभी न्यूमेरिकल देखेंगे और ये वाले फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे जो कि सिंपल है। जो आइडियल फार्मूला वो ये है कि S इज इक्वल टू एस मैक्स माइनस एस मिन अपॉन में आर मैक्स माइनस आर मिन इंटू का आर माइनस आर मिन, ठीक है, और प्लस का एस मिन। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, स्लोप हो गया, डिफरेंट डिफरेंट स्लोप, 1 2 3 स्लोप जिसमें वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। उस रेंज में हम आर वैल्यू लेंगे, उसकी मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे, और प्लस का जो आर मिनिमम पे एस मिनिमम की वैल्यू उसको ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। सिंपली वही चीज़ की गई है। जैसे फॉर द फर्स्ट पार्ट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एल की वैल्यू मान लीजिए 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 इंटू का आर जो यहाँ से आ गया, माइनस का मिनिमम 0 है और प्लस का 0 मैक्सिमम है, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम जो आउटपुट रहेगा, ठीक है, मतलब आर मिनिमम 0 हो गया और एस मिनिमम भी हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास ये जो एस की वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट के लिए एल इंटू का आर ही हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट में चलेंगे, स्लोप हमारे पास 2 आया, ठीक है, एम की वैल्यू, तो आर माइनस का ए हो गया, और प्लस का जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.5 इंटू का ए आ जाएगी, जो कि वी, इसकी वैल्यू कितनी अवेलेबल है, वी अवेलेबल है, ठीक है। तो वही तरीका है, अगर आप इसके एल टी और यू टी में नहीं फंस के, जो लोअर वैल्यू है और अपर वैल्यू है उसके केस में ना फंस के, आप सिंपली उस स्लोप को देखिए और उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के बेसिस पे आर मिनिमम कौन सा होगा और उसके रेस्पेक्ट में एस मिनिमम क्या वैल्यू रहेगी उसको बस आप ध्यान से रखिए। क्योंकि सबसे पहले आपको स्लोप लेना है, फिर जो भी वैल्यू रहेगी आपकी इनपुट वैल्यू आर माइनस का ए करना है, और प्लस का उसके रेस्पेक्ट में जो एस मिनिमम रहेगा वो करना है, ठीक है। सिमिलरली हर एक स्लोप के लिए वो अवेलेबल है।
अप्लाई करना है। ठीक है, तो अभी हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। सेम क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटेंसिटी और ग्रे लेवल स्लाइसिंग होता है कि इट हाईलाइट्स द स्पेसिफिक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज इन एन इमेज, एनहेंसेस फीचर्स सच एज मासेज ऑफ वाटर इन सैटेलाइट इमेजरी एंड एनहेंसिंग फ्लॉज इन एक्स-रेज इमेजेस। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इनटू टू वेज। दो फिगर रहेंगे हमारे पास। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंटेंसिटी और ग्रे लेवल स्लाइसिंग का, ये स्पेसिफिक रेंज पे काम करता है कि जो भी हमारे पास जैसे ए और बी के रेस्पेक्ट में है ना, तो इतनी ही रेंज ऑफ वैल्यू को ये ट्रांसफॉर्म करेगा। जैसे अगर कोई भी रिमोट सेंसिंग इमेज है, उसमें एक पर्टिकुलर फीचर को अगर हमें एनहेंस करना है, उसके बारीक में जो डिटेल है उसको अगर हमें एनहेंस करना है, तो स्पेसिफिक इंटेंसिटी लेवल को, जैसे अगर कोई भी इंफ्रारेड इमेज है, जो भी हमारे पास विजुअल इमेजरी रहती है, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर फीचर को, जैसे वाटर बॉडी को अगर हमें अच्छे से समझना है, उसकी स्टडी करनी है, तो सिर्फ उसी को हम क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, हाईलाइट करेंगे उस रेंज को। ठीक है, तो ए और बी को इसमें जो ग्रे लेवल है हमारे पास, इस टेक्निक के अंदर रेंज जो इंटेंसिटी रेंज है ए और बी, वो हमारे पास हाईलाइट हो जाएगी। और बाकी जो भी इंटेंसिटी 0 से ए के बीच में है वो और डार्कर हो जाएंगी, और जो इससे ऊपर वाली हैं वो और ब्राइटर हो जाएंगी। लेकिन हाईलाइट कौन सी इमेज रहेगी, जो भी इंटेंसिटी रेंज रहेगी हाईलाइट रहेगी ए से बी के बीच में, क्योंकि बाकी इंटेंसिटी लेवल को ये क्या करता है, प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो सैटेलाइट इमेजर में किसी भी फीचर को एनहेंस करने के लिए ग्रे लेवल स्लाइसिंग का यूज किया जाता है। अभी इसका जो एप्लीकेशन है फिगर के साथ देखेंगे, तो एक पर्टिकुलर जो इंटेंसिटी रहेगी, लेवल रेंज रहेगा, उसी को एनहेंस किया जाएगा। ठीक है, फिगर के अंदर देखेंगे तो इसका दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कि टू डिस्प्ले ओनली वन वैल्यू वाइट इन द रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड रेस्ट आर ब्लैक विच प्रोड्यूस बाइनरी इमेज। तो अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फीचर को हमें हाईलाइट करना है, तो उसको वाइट कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाकी जो भी फीचर्स रहेंगे वो सभी ब्लैक कलर के, मतलब बाइनरी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ब्राइटन्स और डार्कन्स द डिजायर्ड रेंज ऑफ इंटेंसिटी बट लीव्स ऑल अदर इंटेंसिटी लेवल्स इन द इमेज अनचेंज्ड। तो जिस पर्टिकुलर इमेज को हमें हाईलाइट करना है उसको ब्राइटर या डार्कर कर सकते हैं, बाकी जो भी इंटेंसिटी लेवल है उसको हम छेड़ेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे हमारे पास। तो दो तरीके से इसको यूज किया जा सकता है कि बाकी सारे इंटेंसिटी लेवल को 0 कर दिया जाए, मतलब ब्लैक कर दिया जाए, और जो भी पर्टिकुलर फीचर को हम इंटरेस्टेड हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसको वाइट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो बाइनरी इमेज क्रिएट हो जाएगी। या फिर दूसरा तरीका वही है कि किसी भी पर्टिकुलर फीचर को हम क्या करें, ब्राइटर या डार्कन करते हैं, जिससे कि जो अदर वैल्यूज़ हैं वो अनचेंज रहें, इंटेंसिटी लेवल उनका चेंज ना हो, जिससे कि हम पर्टिकुलर इंटेंसिटी लेवल रेंज को एनहेंस कर सकें। ठीक है, जैसे इस फिगर की मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर क्या किया, बाकी सारी वैल्यूज़ के हमारे पास 0 है, और 100 से 150 जो रेंज है, ठीक है, जो डिजिटल नंबर या इंटेंसिटी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, उसी को बस हमने हाईलाइट किया है। पहले केस में हम ये चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस इमेज के अंदर अगर हमें 0 और 1 का जो बाइनरी इमेज है वो क्रिएट किया गया है, मतलब कि पर्टिकुलर सिर्फ 100 to 150 जो इमेज रेंज है उसको हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल तक पहुंचा दिया, और बाकी जितने भी इसके अलावा 0 से 100 वाला जो इंटेंसिटी रेंज था और 100 से 250 वाला जो इंटेंसिटी रेंज था उसको हमने क्या किया, ब्लैक किया। तो आउटपुट आप देख सकते हो कितना है, 0 है। इसका भी आउटपुट कितना है, 0 है। और ये जो 100 से 150 रेंज है हमारे पास इनपुट का, उसका मैक्सिमम हमने आउटपुट वैल्यू प्रोवाइड किया 250, इसीलिए हमारे पास ये क्या बाइनरी इमेज है, वाइट और ब्लैक में प्रोवाइड हुआ है। तो ये फर्स्ट केस हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ग्रे स्लाइसिंग का। उसके अलावा या तो हम उसको ब्राइटर या डार्कन कर दें, तो इसमें देखिए हमारे पास ये बाकी क्या है, रेंज को अनचेंज रखा है हमने, और ये जो पार्ट है हमारे पास उसको हाईलाइट कर दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्राइटर कर दिया हमारे पास। तो ये हमारे पास दूसरी टेक्निक में यूज किया गया है ग्रे लेवल स्लाइसिंग को। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी स्लाइस्ड इमेज है, ठीक है, जो ओरिजिनल इमेज थी उसी का। तो या तो एक तरीका ये है, इस तरीके से हम ग्रे लेवल स्लाइसिंग कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ओरिजिनल इमेज का ग्रे लेवल स्लाइसिंग किया हुआ है, बाइनरी इमेज जो क्रिएट की गई है हमारे पास। ठीक है, तो इस हिस्टोग्राम जो भी इनपुट और आउटपुट इंटेंसिटी वैल्यू है उससे हम देख सकते हैं कि 0 से 100 वाला 0 आउटपुट रखता है, मतलब ब्लैक रखता है, और 150 से 250 वाला भी। इसके बीच की जो भी वैल्यूज हैं वो
मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू रखती हैं 255, मतलब वाइट कलर से रिप्रेजेंट करती हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे बाकी कोई भी हमारे पास अनचेंज रहती है, इसके बीच की जो है उसको हाईलाइट किया गया मैक्सिमम इंटेंसिटी वैल्यू तक, मतलब वाइट कलर में रिप्रेजेंट हम देख सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था हमारे पास पीस बाय लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट का जो टेक्निक है ग्रे लेवल स्लाइसिंग के केस में। थर्ड है हमारे पास बिट प्लेन स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, पिक्सल्स आर डिजिटल नंबर्स कंपोज्ड ऑफ बिट्स 256 ग्रे लेवल स्केल इमेज इज कंपोज्ड ऑफ 8 बिट्स। ये तो हमें पता है कि 0 से 255 रेंज रहती है 8 बिट इमेज की, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग इंटेंसिटी लेवल रेंजेस वी हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन मोड मेड टू द टोटल इमेज अपीयरेंस बाय द स्पेसिफिक बिट्स। जैसे 8 बिट इमेज है, मे बी कंसिडर्ड एज बीइंग कंपोज्ड ऑफ 8 1 बिट प्लेन्स with one plane with plane 1 containing the lowest order bit of all pixels in the image and plane 8 all the highest order bits। जैसे फिगर 10 के अंदर क्या है, बिट प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 8 बिट इमेज। इसके अंदर हम ग्रे लेवल या इंटेंसिटी रेंज की स्लाइसिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर बिट प्लेन की स्लाइसिंग कर रहे हैं कि हमारे पास 8 प्लेन रहेंगे हमारे पास बिट्स के 8 बिट इमेज के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमने उसमें 255 तक की रेंज की जो इंटेंसिटी रेंज थी उसको हमने स्लाइसिंग किया था। यहाँ पे हम क्या बिट प्लेन को स्लाइस करते हैं। 8 बिट की इमेज है तो हमारे पास 8 प्लेन रहेंगे बिट्स के, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है मान लीजिए प्लेन 1 है और मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है, जो हमारे पास क्या करता है हाईएस्ट ऑर्डर बिट्स अवेलेबल है, प्लेन 8 है, ठीक है। तो इसकी स्लाइसिंग जब हम करते हैं तो ओरिजिनल इमेज देखिए हमारे पास ये है, ठीक है। तो बिट प्लेन 1 में हमारे पास ये इमेज बनेगी, बिट प्लेन 2 में ये 3 4 5। सिमिलरली हमारे पास क्या बिट 8 तक जब हम जाते हैं स्लाइसिंग के केस में तो ये इमेज हमारे पास क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास बिट प्लेन स्लाइसिंग है कि लोएस्ट वाली जो रहेगी हमारे पास वो बिट प्लेन 1 है, मतलब कि इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जो हाईएस्ट हमारे पास रहता है वो है बिट 8 के अंदर। बिट प्लेन 8 में आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो बाइनरी इमेज बनी थी हमारे पास ये वाली, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हमारे पास अवेलेबल रहेगी, 0 और 1 हमारे पास हर एक इमेज के अंदर ब्लैक एंड वाइट इमेज बनेगी, बाइनरी इमेज बनेगी। तो प्लेन 1 जो रहता है उसमें लोएस्ट ऑर्डर रहता है, कोई भी आपको ओरिजिनल इमेज की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे जैसे हम प्लेन वाइज इंक्रीज करते हैं तो जो लास्ट रहता है हाईएस्ट ऑर्डर उसमें आपको प्लेन की इमेज हमारे पास स्लाइसिंग मिलती है। तो यही है, हम एक साथ सारे प्लेन को नहीं दिखा के हम क्या करते हैं प्लेन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 8 बिट इमेज है मतलब 8 बिट प्लेन्स रहेंगे। तो लोएस्ट जो लीस्ट सिग्निफिकेंट रहेगा बिट प्लेन 1 रहेगा और बिट प्लेन 8 हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बिट प्लेन की स्लाइसिंग कर देते हैं। तो ये 3 टेक्निक्स हैं हमारे पास लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट की, जो कि पीस वाइज लीनियर स्ट्रेचिंग कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमने कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट देखा, जो 3 टेक्निक थी वो थी हमारे पास फॉर्मूले के बेसिस पे, फिर इंटेंसिटी लेवल स्लाइसिंग कर सकते हैं हम, ठीक है, इंटेंसिटी रेंज को, फिर बिट प्लेन को स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग के बेसिस पे, जिससे कि जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमारे पास अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ आ जाए। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया, बट वो जो R1S1 के केस में हम जो फंस रहे थे वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो गेट ज्योमेट्रिक्स 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो कंसिडर द हिस्टोग्राम ऑफ एन 8 बिट इमेज गिवन बिलो एट ए, ये हमारे पास अवेलेबल था। ए पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच गिवन एट 2 इज अप्लाइड ऑन द सेड इमेज। तो ये हमारे पास क्या है ट्रांसफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, इसके बेसिस पे हम इसको ये जो इमेज अवेलेबल है 8 बिट की उसके रेस्पेक्ट में उसकी आउटपुट वैल्यू या फिर हम स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम जो वैल्यू है हमारे पास पिक्सल की, तो जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है 20 और 120 इस इमेज की, ठीक है, वो अप्लाई करने के बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या वैल्यू हमारे पास अवेलेबल रहेगी वो कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है। तो देखिए मैं अभी आपको पहले सिंपली समझा देता हूँ। तो इसमें हमारे पास क्या है 3 स्लोप है, वैसे तो ये स्लोप नहीं माना जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 3 स्लोप हो गए। अगर हम इसको L M N करके रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सीधा जो टेक्निक होती है गेट एग्जाम में सॉल्व करने की वो है आपको आंसर निकालना है। तो हम इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ना जाके सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अपने आप ही समझ आ जाएगा। तो 20 वैल्यू कहाँ लाई करेगी,
ये वाली रेंज में लाई कर रही है और दूसरी है 120, तो ये यहाँ पे लाई करेगी। इसका मतलब हमें थर्ड का स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू ऐसी रहती जो कि 150 और 250 रेंज के अंदर में इनपुट वैल्यू रहती इसमें, तो हम ये वाला स्लोप कैलकुलेट करके इसको यूज कर सकते थे। बट अब जब हमारा काम इन्हीं तो स्लोप से चल जाएगा, ठीक है, तो उसी को यूज करेंगे। तो जब हम 20 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 20 यहाँ पे कहीं लाई करेगा वैल्यू, ठीक है। तो इसका स्लोप हमें कैलकुलेट करना जरूरी है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है, हमारे पास y2 कितना हो जाएगा 120, ठीक है, और माइनस का ये कहाँ तक जा रहा है 0, डिवाइडेड बाई हमारे पास ये कितना है 50 और माइनस का 15 हो जाएगा। तो इससे आप स्लोप कैलकुलेट कर लीजिए, जिसको l वैल्यू दे दीजिए, और l इंटू आर क्या रहेगा हमारे पास। अगर हम क्लियर जाते हैं l माइनस आर माइनस का ए कितना है 0 वैल्यू है हमारे पास, 0 नहीं है हमारे पास, ये 15 है जो मिनिमम वैल्यू है हमारे पास। तो l इंटू का आर माइनस ए और प्लस का 15 पे s की वैल्यू कितनी अवेलेबल है 0 अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टार्ट जो है वो 0 से नहीं हो रहा है, स्लोप ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 15 से 50 वाला। तो इसका r जो या a कह लीजिए या r1 कह लीजिए, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 15 हो गई, जिसपे s की वैल्यू कितनी अवेलेबल है 0 अवेलेबल है। तो यही चीज़ हमारे पास, गलती ना करें बच्चे, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरा वाला सिंपल है आपका कि पहले आप 200 माइनस का 120 डिवाइडेड बाई 150 माइनस का 50 ऐसे स्लोप निकाल लीजिए। इनटू का हमारे पास कितना हो जाएगा 120 माइनस का मिनिमम वैल्यू 50 और प्लस का एड ऑन कितना हो जाएगा 50 पे अवेलेबल है कितना 120, तो एड ऑन हम कर देंगे 120, तो उससे हमारे पास 120 की आउटपुट वैल्यू आ जाएगी। तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्लोप निकाला y2 माइनस y1, इसका स्लोप हो जाएगा 120 माइनस का 0, ठीक है 0, और हमारे पास क्या है ये 50 माइनस का 15, तो ये स्लोप आ गया हमारे पास 3.43। सिमिलरली इस लाइन का भी स्लोप मैंने साथ में निकाला, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस का 120 डिवाइडेड बाई 150 माइनस का 50, तो 0.8 आ गया स्लोप। अब गामा स्लोप भी निकाल सकते हो, बट इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर गामा निकालते हो तो 0.55 हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, एक है हमारे पास 20 और दूसरा है 120। तो 20 तो हमारे पास 15 और 50 के बीच में लाई कर जाएगी। तो अल्फा इंटू का r माइनस r1 प्लस का s1, क्योंकि ये जो है हमारे पास 0 0 नहीं रहेगा, तो r1 की वैल्यू हमारे पास 15 हो जाएगी, और s1 की वैल्यू जो होगी 15 पर जो अवेलेबल है वो है 0, तो s1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। जब हम 120 कैलकुलेट करेंगे दूसरे स्लोप में बीटा पे लाई करेगा, और इंटू का r माइनस r1, r की वैल्यू 120 जो कि 50 150 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पे r1 की वैल्यू मिनिमम वाली 50 हो जाएगी, और उसके रेस्पेक्ट में s2 की वैल्यू जो है वो कितनी है 120, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 15 की वैल्यू के केस में s1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए, r की वैल्यू 20 है, अल्फा हमने 3.43 कैलकुलेट किया, 20 माइनस का r1 15 हो गया, इसके केस में s1 की वैल्यू 0 हो गई। आपने सॉल्व किया तो 17 हो गया नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या 120 के लिए बीटा 0.8 हो गया, 120 माइनस का r1 की वैल्यू हो गई 50, और s2 50 के लिए कितना हो गया 120, इससे आपने 176 कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपके क्या है 17 और 176 हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि 20 के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट मिलेगा स्ट्रेचिंग करने के बाद 17 तक पहुंच जाएगा, और 120 वाला क्या है 176 तक आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, आउटपुट वैल्यू के अंदर। तो आपसे ये जैसे कोई भी इमेज है, जैसे ये हमारे पास अवेलेबल था 20 और 120, तो जब हमने स्ट्रेचिंग की इसकी तो कितना वैल्यू मिली 20 वाली हमारे पास 17 से मिनिमम हो गई, और मैक्सिमम वाली 176 था, मतलब हम रेंज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पीस वाइज लीनियर कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच का एग्जाम्पल है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू है 170 में लाई करना होता, तो गामा कितना है हमारे पास, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर 170 को हमारे इनपुट में पीस वाइज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रेच के बाद बतानी है कितनी वैल्यू आएगी, तो देखिए स्लोप हो गया 0.55 इंटू का वैल्यू हो गई 170 माइनस कितनी हो जाएगी 150, जो मिनिमम रेंज वाली है, इस रेंज में लाई कर रही है, मिनिमम वैल्यू 150, प्लस का 150 के केस में जो एस की वैल्यू है वो 200 है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो आउटपुट वैल्यू होगी 170 की वो आपको आंसर मिल जाएगी। तो सिंपल सी टेक्निक है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि 15 से हमारे पास स्टार्ट है, ये स्लोप जो है 0 से स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो 15 मतलब आर की वैल्यू रहेगी, बट उसके रेस्पेक्ट में जो S1 की वैल्यू है वो 0 है, ठीक है।
R1 की वैल्यू 15 हो गई, लेकिन S1 की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो 20 का आंसर आया वो 17 और 120 हमारे पास जो आउटपुट में आएगी वो 176 आंसर हो जाएगा। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और इससे हमारे पास कॉन्सेप्ट सारा आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़िए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।